नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल चाक्या जी जीके क्लासेस पर। फ्रेंड्स, जो लोग एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं वो बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं। इस चैनल पर दोस्तों आपको एसएससी जीडी से संबंधित कंप्लीट मॉडल पेपर सीरीज देखने को मिलेगी, जो आपके एग्जाम के पॉइंट के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। दोस्तों इस क्लास के अंदर दोस्तों आज हमारा 21वां मॉडल पेपर है। इस क्लास के अंदर मैं वो क्वेश्चंस लेके आया हूं जो आपके एसएससी जीडी बार बार पूछे जा रही है दोस्तों, और ये क्लास आपके लिए रहने वाली है बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट? क्योंकि आपको अंत तक वॉच करना है इस क्लास को। आपको क्लास देखते देखते पता चल जाएगा कि किस टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो ठीक है, क्लास को अंत तक जरूर वॉच करना। क्लास की पीडीएफ चाहिए तो मिलेगी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है, आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिलेगी। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, जिन बच्चों के 5, 6 और 7 मार्च का एग्जाम है उनके लिए ये क्लास रामबाण साबित होने वाली है। अंत तक जरूर वॉच करिएगा, इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, यायोसांग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? मणिपुर राज्य, मेघालय, महाराष्ट्र या ओडिशा? कमेंट करिए। जिन बच्चों के दोस्तों एग्जाम 5, 6 और 7 को है उनके लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। उनको पता चल जाएगा कि किस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और मैं आपको अंत में बताऊंगा कि आपको किन टॉपिक्स को ज्यादा समय देना है, किस टॉपिक को ज्यादा पढ़ना है, जिससे आपका सिलेक्शन हो सके। ठीक है, तो कमेंट करिए इस प्रश्न का जवाब। तो इस प्रश्न का सभी बच्चे एक ही ऑप्शन टिक कर रहे हैं, मणिपुर। जी हाँ दोस्तों, यायोसांग उत्सव मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। मणिपुर राज्य में एक और उत्सव मनाया जाता है, बहुत ही फेमस है, स्ट्रॉबेरी उत्सव। ध्यान रखेंगे, स्ट्रॉबेरी उत्सव। स्ट्रॉबेरी उत्सव भी यहीं पर मनाया जाता है, मणिपुर में ही दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर बात कर ले महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में आप ध्यान रखेंगे एलिफेंटा महोत्सव। एलिफेंटा महोत्सव, उत्सव है ना, महोत्सव। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। और यहीं पर दोस्तों एक और उत्सव ध्यान रख सकते हैं, महाराष्ट्र का विठोबा है ना, विठोबा उत्सव भी यहीं पर होता है। विठोबा उत्सव यहीं पर होता है दोस्तों। ठीक है, और यहीं पर महाराष्ट्र की अगर बात कर लें, ये महाराष्ट्र की बात कर लें तो यहां पर और कौन सा होता है? गुड़ी पड़वा। क्या होता है? गुड़ी पड़वा, बहुत ही फेमस उत्सव है गुड़ी पड़वा। ये कुछ महाराष्ट्र के फेमस उत्सव हैं जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या मैंने मेघालय पर टिक किया, मेघालय का नहीं है, ये तीनों के तीनों महाराष्ट्र के हैं, है ना। महाराष्ट्र से ये मोस्ट इंपोर्टेंट उत्सव पूछे जाते हैं, तो आपके एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन, क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली। जिन बच्चों के 5, 6, 7 को एग्जाम है वो जरूर अंत तक वॉच करें। आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि किस टॉपिक से आपके क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं, वो मैं आपको अंत में बताऊंगा, अंत तक बने रहिए। निम्न में से बारामासी नदी नहीं है, क्वेश्चन में नहीं पूछा है। सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी या गोदावरी नदी? कमेंट करिए। सभी बच्चे कमेंट करेंगे इस प्रश्न के लिए क्या राइट ऑप्शन रहेगा। बहुत ही शानदार क्लास है, अंत तक जरूर वॉच करिएगा। और आप लोगों को अगर क्वेश्चन के जवाब आते हैं तो सीधा कमेंट बॉक्स में करिए, कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए बनाया गया है। तो देखिए, बारामासी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी नहीं है। क्यों नहीं है? अब देखिए रीजन देखिए, सिंधु और गंगा और ब्रह्मपुत्र ये तीनों हिमालय की रिवर है, हिमालय से निकलती है, और जो रिवर हिमालय से निकलती है वो 12 में ऐसी रहती है, मतलब 12 महीने अपना जल मतलब प्रवाहित होता रहेगा। लेकिन जो प्रायद्वीप की नदियां होती है, तो ये देखो गोदावरी एक प्रायद्वीप की नदी है, प्रायद्वीप की नदियां है ना, प्रायद्वीप, तो ये क्या होती है? बारामासी नदी नहीं होती है, बारिश पर डिपेंड रहती है। ठीक है, तो यही एक प्रायद्वीपीय नदी मतलब बारामासी नदी नहीं है। आपके लिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बहुत ही शानदार मैथ्स का क्वेश्चन है। इस मॉडल पेपर के अंदर आपके सभी सब्जेक्ट का अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा। आप लोग क्लास को अंत तक वॉच करिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पुरुष और महिला एक साथ, दोस्तों यहाँ पे कार्य होगा। ठीक है, एक साथ कार्य करते हैं, 12 दिनों में पूरा करते हैं, मतलब मैन और वुमेन दोनों मिलकर एक काम करते हैं, वो 12 दिन में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, उनकी क्षमता दे रखी है 2:3 के, मतलब 2:3 में उनकी क्षमता दे रखी है। तो महिला अकेली उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगी? बहुत ही इजी और शानदार क्वेश्चन है। कमेंट करिएगा सभी स्टूडेंट जिनको आता है। हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप लोग क्लास को अंत तक वॉच करिएगा। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें और अपने सभी मित्रों में इस क्लास को शेयर करें, और चैनल पर भी पहली बार विजिट करें तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को ही मिले। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या लिखना है, यहां पर लिखेंगे हम मैन और यहां लिखेंगे वुमेन। ठीक है, ठीक है, अब देखो इनका अनुपात दे रखा 2:3। ठीक है, तो देखो मैन किसी काम को 2 दिन में कंप्लीट कर रहा है, तो वहीं वुमेन 3 दिन में। ठीक है, और इन दोनों का अगर इन दोनों का दोस्तों आपको कुल देख लें
कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। ठीक है, ये दोनों मिला के किसी काम को कितने दिन में कर रहे, 12 दिनों में कंप्लीट कर रहे। देखो क्वेश्चन यही बोल रहा है ना, ये दोनों मिला के 12 दिन में कंप्लीट करें, लेकिन इसका कुल कितना देगा, 5, यानी 5 गुणा 12। तो अपन को पता चल जाएगा, जब हम 5 गुणा 12 करेंगे तो इनका काम पता चल जाएगा कि ये दोनों कितना काम कर रहे हैं। देखो 5 गुणा 12 कितना होता है, 60, यानी ये 12 दिनों में 60 घंटे मतलब 60 काम कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है हमें कि महिला कितना कर रही है इसमें से। ये जो 60 आया है इसमें मैन भी शामिल है और महिला भी शामिल है, तो वो यूं पूछ रहा है क्वेश्चन कि इसमें महिला कितने दिन में काम करेगी। तो देखो महिला का अनुपात कितना, 3 है। कितना अनुपात, 3 दिन है ना, तो 3 से इसको भाग करिए तो आपके पास जवाब आ जाएगा, वो महिला 20 दिन में काम करेगी। कितने दिन काम करेगी, 20 दिन में। तो आपके लिए ऑप्शन बी। ठीक है, तो जिन बच्चों को समझ में आ गया वो थम्स अप इमोजी क्रिएट करें, जिनको समझ नहीं आया वो कमेंट करें, मैं वापस समझा दूंगा या फिर आपके कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम मंजूरी कौन प्रदान करता है। पंचवर्षीय योजना तो दोस्तों रटकर जानी है सभी की सभी, राष्ट्रीय विकास परिषद। जिन्होंने कल की वीडियो नहीं देखी है वो जल्दी से चैनल पर विजिट करें, उनमें भी इसी प्रकार के क्वेश्चंस बहुत सारे हैं जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। ठीक है, जिनको देखना है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाए, लिंक दिया हुआ है। ठीक है, वित्त मंत्रालय, नीति आयोग या भारत का राष्ट्रपति। कमेंट करिए, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम मंजूरी कौन प्रदान करता है। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम मंजूरी प्रदान करता है राष्ट्रीय विकास परिषद। कौन प्रदान करता है, राष्ट्रीय विकास परिषद। ऑप्शन ए आपके लिए बिल्कुल सही जवाब जाएगा दोस्तों। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन 5 है, हरेली त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, त्योहारों से संबंधित भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो ये भी आपके लिए एक अच्छा खासा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। मैं आपको अंत में जरूर बताऊंगा कि आपको किन टॉपिक्स पर ज्यादा समय देना है। ठीक है, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात या असम। कमेंट करिएगा इस प्रश्न के लिए क्या राइट ऑप्शन रहेगा। हरेली त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है दोस्तों, जल्दी से बताएं सभी बच्चे कमेंट करके। हरेली त्योहार मनाया जाता है आपके छत्तीसगढ़ राज्य में। किस राज्य में मनाया जाता है, छत्तीसगढ़ राज्य में दोस्तों। ठीक है, इसमें दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट त्योहार मनाया जाता है, वो आपको पता होना चाहिए। इसी में दोस्तों आपके बढ़ई त्योहार भी मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, बढ़ई त्योहार। ड है ये, है ना, ये वाला ड, ये ड है। ठीक है, बढ़ई त्योहार मनाया जाता है। और इसी में आप ध्यान रखिए, पोला त्योहार भी इसी में मनाया जाता है ना, पोला त्योहार मनाया जाता है। और एक और त्योहार मनाया जाता है भोजला, है ना। ये 3 त्योहार फेमस है जो आपके छत्तीसगढ़ राज्य में मनाए जाते हैं दोस्तों। ये तीनों के तीनों किस राज्य में मनाए जाते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में मनाए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब दीजिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, मजा आ जाना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। आपके सामने ये सीरीज दे रखी है, आप लोग कमेंट करिए अगला पद क्या होगा। जब तक मैं यहां पे लिख देता हूं, थोड़े गैप देके 1, 9, 36 एंड 100 और यहां पर। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। ये आपको दिख रहा है 1 का स्क्वायर, क्या दिख रहा है, 1 का स्क्वायर। और ये आपको दिख रहा है 3 का स्क्वायर, बिल्कुल सही बात है गुरुजी। ये आपको 3 का स्क्वायर दिख रहा है। और ये आपको दिख रहा है 6 का स्क्वायर, बिल्कुल सही बात है। और ये आपको दिख रहा है 10 का स्क्वायर, ये भी बिल्कुल सही बात है। लेकिन कोई पद तो इसमें दिख नहीं रहा है, 1, 3, 6 कुछ नहीं दिख रहा है। चलिए अब इसमें लीजिए गैप, कितने का गैप आ रहा है, यहां पर कितने का गैप आ रहा है, 2 का गैप आ रहा है। कितने का आ रहा है भाई, 2 का गैप आ रहा है। और यहां पर कितने का आ रहा है, 3 का गैप आ रहा है। और यहां पर कितने का आ रहा है, 4 का गैप आ रहा है। तो देखिए 2, 3, 4, 5, तो अगला गैप 5 का होना चाहिए, तब यहां पर 15 होगा, यानी कि 15 का स्क्वायर 225 होता है। तो वही राइट ऑप्शन आपके यहां पर आएगा 225। किस ऑप्शन में दिख रहा है 225, गुरुजी 225 हमारे बी ऑप्शन में दिख रहा है। तो आप लोगों के लिए बी ऑप्शन बिल्कुल सटीक जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा दोस्तों। क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को सभी बच्चे एक बार लाइक करेंगे। और ये हमारा 21वां मॉडल पेपर है, आपके सभी मित्रों में ये मॉडल पेपर जाना चाहिए। जितना हो सके इसको शेयर करिए अपने सभी मित्रों के साथ, आप भी पढ़िए और उन्हें भी शेयर करिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, भारत में 7वां संविधान संशोधन अधिनियम कब आया था दोस्तों, जल्दी से बताइए। 1960 में, 1956 में, 1955 में या 1962 में। सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। भारत में 7वां संविधान संशोधन अधिनियम कब आया था, तो आप ध्यान रखेंगे यह आया था 1956 में। 1956 में आया था दोस्तों 7वां संविधान संशोधन अधिनियम। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ बिना देरी करे। चलिए अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 8, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए क्लास को पूरे अंत तक वॉच करना है और कमेंट करते रहना है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना मॉडल किस पर आधारित थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टिक कर लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल था वो किस पे आधारित था? महल नोबिस मॉडल, हेरोड डोमर मॉडल, बंबई योजना, या फिर इनमें से कोई नहीं? कमेंट करिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग जुड़िए मेरे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों जितने भी मॉडल पेपर हुए हैं उनकी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हर एक मॉडल पेपर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी, और जो भी अपडेट हुआ करेगी वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिल जाएगी। आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो बताइए इस प्रश्न का जवाब क्या करेंगे? इस प्रश्न का जवाब आप टिक करेंगे, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी उसको किस मॉडल पर आधारित थी? हेरोड डोमर मॉडल, यानी कि बी ऑप्शन। किस किसने लॉक किया भाई? बी ऑप्शन। जो भी मेरे स्टूडेंट्स बी ऑप्शन को लॉक कर रहे हैं वो बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं भाई। इसी प्रकार से कंटिन्यू रखिए अपनी तैयारी को। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बहुत ही शानदार है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बुकर पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? यह भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 1970 में, 1969 में, 1975 में, या 1956 में? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, और ये पीडीएफ भी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है। क्यों? क्योंकि जो भी मैं फैक्ट पढ़ा रहा हूं वो आपको हर डिटेल में एक एक ऑप्शन को डिस्क्राइब कर रहा हूं, तो ये आपके लिए इंपोर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। तो जिन भी बच्चों के 5, 6 और 7 मार्च को एग्जाम है वो इस क्लास को एग्जाम से पहले जरूर देखकर जाइएगा दोस्तों, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाली है, क्योंकि इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे कि किस टॉपिक से एसएससी क्वेश्चन पूछ रही है, ठीक है। तो इस प्रश्न के लिए आप लोग क्या ऑप्शन टिक करेंगे? एक ही ऑप्शन आएगा, 1969 में, है ना। तो बुकर पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? 1969 में। अब शुरुआत तो कर दी, अब इसमें कोई पुरस्कार भी तो मिला होगा ना, तो पहला पुरस्कार मिलेगा, पहला यहां पर लिखिए, पहला जो पहला पुरस्कार मिलेगा वो मिलेगा किसे मिलेगा? वो मिलेगा पीएच न्यूबे को। किसको? यहां पर ध्यान रखेंगे नाम, पीएच न्यूबे। पहला पुरस्कार पीएच न्यूबे को मिलेगा। और अगर भारत में पूछे, भारत में पहला पुरस्कार किसे मिला? अगर हम भारत में पूछ लें, यहां पर लिख देते हैं भारत में, तो आप ध्यान रखेंगे, नाम ध्यान रखेंगे, भारत में मिला है वीसी नायपाल को। वीसी नायपाल को, वीसी नायपाल को, ठीक है। भारत में पूछे तो वीसी नायपाल। कब मिला? तो ध्यान रखेंगे इनको ये पुरस्कार मिला 1971 में, है ना। 1971 में, 69 में तो ये चालू हो गया, और 1971 में भारत में मिला वीसी नायपाल को, ठीक है। अगर पहला पूछे तो पीएच न्यूबे, अगर भारत में पूछे तो वीसी नायपाल को। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। दो संख्याओं का अनुपात 11:4 है, उनका महत्तम समापवर्तक दे रखा है 16, तो दो संख्याओं का योगफल कितना है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 350, 240, 256 या 230? हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, किसी भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है, क्लास को पूरा अंत तक वॉच करना है, और आपको अंत में मैं ये बताऊंगा कि किस टॉपिक से ज्यादा एसएससी क्वेश्चन पूछ रही है, वो आप एग्जाम तक पढ़ के चले जाएंगे तो आपका सिलेक्शन 100% होगा। क्या राइट ऑप्शन रहेगा, जल्दी से बताएं। तो देखिए इसको कैसे करेंगे सभी बच्चे, देखिए देखो दो संख्याएं दे रखी है, उनका अनुपात एक का दे रखा है। देखो हम एक काम करते हैं, फर्स्ट संख्या लिखते हैं फिर सेकंड संख्या लिखते हैं, ठीक है। हाँ, यहां पर आपकी पहली संख्या रहेगी और यहां पर आपकी सेकंड संख्या रहेगी, ठीक है। अब देखिए जैसा जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा वैसा करते रहिए। दो संख्याओं का अनुपात, यानी पहली संख्या का दे रखा है 11x और दूसरी संख्या का 4x, ये अनुपात दे रखा है। अगर मैं आप लोगों को पूछूं इन दोनों में HCF क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, ठीक है, महत्तम समापवर्तक क्या है, तो आप लोग क्या बोलेंगे? गुरुजी इसमें x महत्तम समापवर्तक है। क्यों? क्योंकि देखो x कॉमन आ रहा है ना, ठीक है गुरुजी, बात बिल्कुल सही है। लेकिन इस महत्तम समापवर्तक की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? 16। कितनी है इस x की वैल्यू क्वेश्चन में? 16 दे रखी है। अब वो ये बोल रहा है कि इन दोनों संख्याओं का, इस 11 और 4 का जो योगफल है वो कितना है। तो इन दोनों का अगर आप योगफल देखेंगे तो इन दोनों का आपको योगफल दिख जाएगा। 11 और 4 कितना होता है? 15। कितना होता है? 15x, है ना। तो इन दोनों का योगफल 15 हो गया, लेकिन x की वैल्यू हमें 15 x की वैल्यू हमें यहां क्या लिखनी? 16। तो आपको क्या करना है? 15 गुणा 16 करना, आपका जवाब आ जाएगा।
तो 16 पंचे 80 का 0 कैरी, 8 के बराबर 16 और 8 कितना होता है 24। तो आपका जवाब क्या निकल कर आया 240। तो आपके लिए 240 बिल्कुल सटीक ऑप्शन जाएगा। समझ में आया सभी को? समझ में आया तो थंब इमोजी क्रिएट करें, कमेंट सेक्शन में बताएं कि गुरुजी हमें समझ में आ गया। जिनको समझ में ना आए कमेंट सेक्शन या आप लोगों के लिए बेझिझक होकर कमेंट करिए, मैं रिप्लाई कर दूंगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 13 देखिए 13वां क्वेश्चन, काशी विश्वनाथ जी का मंदिर किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और उत्तराखंड। कमेंट करिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। काशी विश्वनाथ जी का मंदिर बताइए। तो आप ध्यान रखेंगे काशी विश्वनाथ जी का मंदिर आपके उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। और कौन कौन से फेमस मंदिर जो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, तो आप लोग नाम ध्यान रखेंगे। सबसे पहले रंगजी मंदिर ध्यान रखेंगे। क्या ध्यान रखेंगे? रंगजी मंदिर, रंगजी मंदिर है ना, रंगजी मंदिर। बड़े हनुमान जी का मंदिर भी यहीं पर है। रंगजी मंदिर, बड़े हनुमान जी का मंदिर, बड़े हनुमान जी का मंदिर है ना, रंगजी मंदिर हो गया। बड़े हनुमान जी का मंदिर भी उत्तर प्रदेश में। अगर वही बात कर लें दोस्तों आप लोग राजस्थान में, तो राजस्थान में कुछ प्रमुख मंदिर है जो आपको पता होना चाहिए। पहले तो आप ध्यान रखेंगे केला देवी का मंदिर। किसका? केला देवी, करौली में ना केला देवी मंदिर, केला देवी का मंदिर ध्यान रखेंगे। और दूसरा ध्यान रखेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट, ब्रह्मा जी का मंदिर, ब्रह्मा जी का मंदिर दोस्तों, ठीक है। और हरियाणा में अगर आप देखना चाहे तो थानेश्वर मंदिर ध्यान रखेंगे। कौन सा? थानेश्वर मंदिर, बहुत ही इंपोर्टेंट है। थानेश्वर महादेव जी का मंदिर, थानेश्वर महादेव जी का मंदिर, थानेश्वर महादेव जी का मंदिर हरियाणा में है। और उत्तराखंड में देख लें तो आप क्या देख सकते हैं इसमें, अगर आप देखना चाहें तो जैसे केदारनाथ मंदिर हो गया है ना, केदारनाथ मंदिर, केदारनाथ यहां पे रह होगा, ठीक है, केदारनाथ मंदिर हो गया, केदारनाथ मंदिर हो गया। और नंदा देवी मंदिर हो गया। तो ये कुछ इंपोर्टेंट मंदिर हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। चलिए, इस प्रश्न के लिए आप लोग उत्तर प्रदेश सही टिक करेंगे। ऑप्शन है काशी विश्वनाथ जी का मंदिर उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एक बार फिर से। अंतरराष्ट्रीय पैरा ओलंपिक की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 1919, 90 में, 1989 में, 1987 में या फिर 1950 में? कमेंट करिए दोस्तों। मैं आपको वापस बोल रहा हूं, जिन बच्चों के 5, 6 और 7 को एग्जाम है वो बच्चे इस क्लास को जरूर देखकर जाइएगा। आपको दोस्तों आपको आइडिया लग जाएगा कि एसएससी किस टाइप से क्वेश्चन पूछ रही है, किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछ रही है। उस टॉपिक को आप ज्यादा पढ़ें, है ना। क्वेश्चंस हूबहू देखने को भी मिलेंगे, लेकिन आपको आइडिया भी लग जाएगा कि किस टॉपिक से पढ़ना है आपको ज्यादा क्वेश्चन, ठीक है। आपके बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो इस प्रश्न के लिए आप लोग क्या ऑप्शन टिक करेंगे, जल्दी से बताएं। तो इसके लिए आप 1989 में, है ना। तो अंतरराष्ट्रीय पैरा ओलंपिक की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 22 सितंबर, ध्यान रखेंगे 22 सितंबर है यहां पर ना, 22 सितंबर 1989 में। 22 सितंबर 1989 में कहां करी गई थी? जर्मनी में। कहां पर की गई थी दोस्तों इसकी स्थापना? जर्मनी में की गई थी। अगर हम इसके मुख्यालय की बात कर लें, मुख्यालय जल्दी से बताइए दोस्तों क्या राइट ऑप्शन रहेगा सभी बच्चे? तो इसका मुख्यालय आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों, मुख्यालय बॉर्न जर्मनी में है ना, बॉर्न जर्मनी। यहां पे क्या दे रहा है? बॉर्न जर्मनी में है इसका मुख्यालय, है ना। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इंपोर्टेंट है, ठीक है। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन 15 है। विश्व का सबसे जवान पर्वत किसे कहा जाता है? बहुत ही शानदार और इंपोर्टेंट और इजी क्वेश्चन है, ये तो सभी को पता होना चाहिए। हिमालय, सतपुड़ा, अरावली, विंध्य। कमेंट करके बताएं भाई, विश्व का सबसे जवान पर्वत किसे कहा जाता है? कमेंट करिए किसको आता है इस प्रश्न का जवाब। इजी है, इसको कहा जाता है हिमालय। किस किसने हिमालय ऑप्शन टिक किया भाई? हिमालय ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब जाएगा। तो जो सतपुड़ा, अरावली या विंध्य की सोचना टिक करने की, वो गलत टिक कर रहे हैं। ऑप्शन ए को जिसने भी लॉक किया वो बिल्कुल सही तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों मैं आपको क्लास, अपने क्लास चैनल की क्लास का टाइम बताना चाहूंगा। हमारी क्लास 8 PM पर आती है और इसमें आपको वो सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे जो आपको एसएससी एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अंत तक बने रहिए, मैं आपको बताऊंगा कि किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप उन्हीं को पढ़िए, आपका सिलेक्शन होगा। दीफू दर्रा किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताएं, दीफू दर्रा किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में, मणिपुर में या इनमें से कोई नहीं?
क्या राइट ऑप्शन रहेगा? तो आप ध्यान रखेंगे दीफू दर्रा, यह आपके अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है दोस्तों। किस राज्य में स्थित है? ये आपके अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। वहीं अगर हम सिक्किम की बात करें तो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट दर्रा पूछा जाता है, नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा दोस्तों है ना, नाथुला दर्रा ध्यान रखेंगे। और मणिपुर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दर्रा पूछा जाता है, तुजू दर्रा। क्या पूछा जाता है? तुजू दर्रा, तुजू दर्रा है ना, ध्यान रखेंगे। तो आप लोग इस प्रश्न के लिए ऑप्शन ए को टिक करेंगे, ऑप्शन ए ही आपके लिए सटीक ऑप्शन रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। अगला क्वेश्चन कौन सा भाई? 16 हो गया ना, 17 देखिए क्वेश्चन नंबर, हाँ 17 ही है। तो देखिए दोस्तों, हर क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो किसी भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है। बताइए इस प्रश्न का जवाब। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? बहुत ही शानदार है। 1556 में, 1560 में, 1540 में और 1539 में। कमेंट करिए। 1539 की बात करें तो यहां पर चौसा का युद्ध लड़ा गया था दोस्तों, बाबर वर्सेस शेरशाह सूरी, है ना। चौसा का युद्ध, बाबर वर्सेस शेरशाह सूरी, जिसमें बाबर हार जाता है और नदी में कूदकर अपनी जान बचाता है। इसका एक बंजारा जान बचाता है वहां से, है ना, फिर वहां से भाग जाता है ना। फिर 1540 में वापिस एक युद्ध होता है, बिलग्राम और कन्नौज का युद्ध, जो भी बाबर वर्सेस शेरशाह सूरी ही रहता है। बिलग्राम का युद्ध, जिसको आप लोग कन्नौज का युद्ध भी कहते हैं, कन्नौज का युद्ध, है ना, कन्नौज का युद्ध। तो बताइए पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो याद रखेंगे, पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 5 नवंबर 1956 को। 5 नवंबर 1956 को, 1956 को, यानी ए ऑप्शन। और किस किस के बीच में हुआ था यह आपको पता होना बहुत जरूरी है। यह हुआ था अकबर और हेमू के बीच में। किसमें? एक तरफ तो था अकबर वर्सेस हेमू, है ना, हेमू विक्रमादित्य, हिंदू सम्राट, है ना। तो आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसमें अकबर जीत जाता है दोस्तों, हेमू हार जाते हैं, ठीक है। तो आपके लिए ऑप्शन ए बिल्कुल सटीक ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान रखिएगा। अमृत सरोवर की स्थापना किस सिख गुरु ने करी थी? बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा है। गुरु अमरदास ने, गुरु रामदास ने, गुरु नानक देव ने या गुरु अर्जुन देव ने? कमेंट करिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अमृत सरोवर की स्थापना किस सिख गुरु ने की थी? हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कमेंट करते रहिए। तो देखिए, आप लोग इसके लिए ऑप्शन क्या टिक करेंगे? तो आप लोग टिक करेंगे गुरु रामदास ने, ठीक है। तो अमृत सरोवर की स्थापना किसने करी थी? गुरु रामदास ने। अब ये गुरु रामदास सिखों के कौन से नंबर के गुरु थे? तो आपको पता होना चाहिए, चौथे नंबर के गुरु थे, चौथे नंबर के गुरु थे। अमरदास की बात कर लें भाई, अमरदास तीसरे नंबर के गुरु थे। वहीं अगर हम नानक देव जी की बात कर लें, जो पहले गुरु थे, है ना, सिखों के पहले गुरु थे जिन्होंने सिख धर्म स्थापना करा, है ना। उसके बाद गुरु अर्जुन देव हो गए, ये आपके 5वें नंबर के गुरु थे। अगर बात करें गुरु अर्जुन देव से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन्हीं को सच्चा बादशाह कहा जाता है, सच्चा बादशाह की उपाधि इन्हीं को मिली हुई है, सच्चा बादशाह। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए कि सच्चा बादशाह की उपाधि किस गुरु को मिली है? अर्जुन देव को, जो 5वें गुरु हैं सिखों के। और दोस्तों इन्होंने ही आदि ग्रंथ की रचना करी है, ध्यान रखिएगा, आदि ग्रंथ की इन्होंने ही रचना करी है भाई, आदि ग्रंथ की इन्होंने ही रचना करी है। हर मंदिर का निर्माण भी इन्होंने ही करवाया, हर मंदिर का निर्माण भी दोस्तों इन्होंने, जो हर मंदिर का निर्माण करवाया था उसकी जो नींव थी वो एक सूफी संत मियां मीर ने डलवाई थी दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके देखो, आपको गुरु अर्जुन देव का 5वें नंबर के, भले कुछ भी याद रहे या ना रहे, लेकिन ये 2 चीज तो याद रहनी चाहिए कि इनको सच्चा बादशाह की उपाधि मिली है, इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना करवाई है, और ये सिखों के 5वें गुरु हैं। ये तो आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है। चलिए, और एक और इंपॉर्टेंट बात, हर गुरु अर्जुन देव की दोस्तों मृत्यु जहांगीर ने करी थी दोस्तों, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। जहांगीर के समकालीन थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जहांगीर के समकालीन सिखों के कौन से गुरु थे? तो गुरु अर्जुन देव। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। अब दोस्तों अगर कोई भी गुरु अर्जुन देव से क्वेश्चन आता है ना, तो आपके एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, सब मैंने बता दिया है ना। खेड़ा आंदोलन किस वर्ष में होता? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। 1918 में, 1920 में, 1919 में, 1917 में। कमेंट करिए दोस्तों, खेड़ा आंदोलन किस वर्ष में हुआ था? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है।
तो अगर वही बात करें हम 1920 की, तो 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है ना, असहयोग आंदोलन 1920 में ही हुआ था। अगर वही हम बात कर लो 1919 में, यहां पर क्या आया था, रॉलेट एक्ट आया था दोस्तों, रॉलेट एक्ट, काला कानून, रॉलेट एक्ट। यहीं पर आपके जलियांवाला बाग का हत्याकांड हो जाता है 19 अप्रैल, है ना, ध्यान रखिएगा, अमृतसर में। 1917 की बात करें तो यहां पर आता है चंपारण आंदोलन। दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट आंदोलन है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, इसलिए इनको रट लें दोस्तों, ठीक है। तो 1818 में क्या होता है, खेड़ा आंदोलन, आंदोलन होता है। और ये कहां होता है, तो आप ध्यान रखेंगे ये आंदोलन होता है गुजरात में। कहां होता है, गुजरात में दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये कुछ इंपॉर्टेंट आंदोलन है जो आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, इनको रट कर जाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 20 अंतिम प्रश्न है, मद्रास की संधि किस युद्ध में हुई थी, हल्दी घाटी का युद्ध, वांडीवास का युद्ध, पानीपत का युद्ध या मैसूर का युद्ध। क्या राइट ऑप्शन रहेगा, तो राइट ऑप्शन एक ही रहेगा, प्रथम आंग्ला मैसूर युद्ध। दोस्तों इसी में क्या हुई थी दोस्तों, आपके मद्रास की संधि हुई थी। किस किस के बीच में ये युद्ध हुआ था, एक तरफ तो था हैदर अली और वशिष्ठ, और दूसरी तरफ था अंग्रेज ईआईसी से था बेरेलस्ट। कौन था, बेरेलस्ट। ये कहां का था, ईआईसी का था, है ना, ईआईसी, ईस्ट इंडिया कंपनी का, ठीक है। तो ये आपके कब हुआ ये युद्ध, ध्यान रखेंगे, तो ध्यान रखेंगे 1767 से लेके 69 के बीच में, 69 के बीच में ये युद्ध हुआ था दोस्तों, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि मैं आपको अंत में बताऊंगा कि एसएससी किन किन टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछ रही है, तो मैं आपको वो टॉपिक बता देता हूं अगले पेज पर, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला आप टॉपिक नोट करेंगे, पहले नंबर पे संविधान, अनुच्छेद आपको याद करने हैं, अनुच्छेद पढ़ने इंपोर्टेंट। पहला टॉपिक तो संविधान के अनुच्छेद से पूछ रही है, और दूसरा टॉपिक आप ध्यान रखेंगे पंचवर्षीय योजना, मोस्ट इंपोर्टेंट, पंचवर्षीय योजना, इनसे टॉपिक बहुत पूछे जा रहे हैं, ठीक है, पंचवर्षीय योजना। और तीसरा ध्यान रखेंगे पंचवर्षीय, उसके बाद जनगणना के बारे में ध्यान रखेंगे 2011 की, है ना, जनगणना, है ना, 2011 की, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्वेश्चन हैं। और दूसरा चौथा ध्यान रखेंगे यहां पर, चौथा अगर आप देखना चाहें तो मंदिर हो गए आपके, है ना, मेले हो गए, और पांचवा आप ध्यान रखेंगे त्योहार और उत्सव, त्योहार और उत्सव, त्योहार उत्सव हो गए, ठीक है। और हम अगले पेज पर और देख लेते हैं, यहां पर त्योहार उत्सव हो गए, कितने हमने देख लिए, यहां पर हमने कितने देख लिए, 5 देख लिए। अब छठा और देखिए, चलिए छठा और टॉपिक, छठवां टॉपिक कौन सा है, मंदिर, ये देख लिए। और हमने कौन कौन से युद्ध, प्रसिद्ध युद्ध ध्यान रखेंगे, प्रसिद्ध युद्ध ध्यान रखेंगे छठे टॉपिक में। सातवां टॉपिक ध्यान रखेंगे आपके, सातवां टॉपिक ध्यान रखेंगे कि शास्त्रीय नृत्य हो गए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें दोस्तों क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाता है, किसी नृत्यांगना का नाम दे देंगे और आपको बताना पड़ेगा कि वो किस नृत्य से संबंधित है, ठीक है। तो 7 क्वेश्चन ये हो गए। और जो आपके आंदोलन हो गए, संधियां हो गई, आंदोलन हो गए वो, ठीक है दोस्तों। अब मैं कुछ आपके लिए और जो रीजनिंग से क्वेश्चन बता देता हूं आपके लिए, किस किस टॉपिक से ज्यादा पूछे जा रहे हैं। रीजनिंग से देख लेना आप लोग, रीजनिंग से आपके कोडिंग डिकोडिंग से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, कोडिंग डिकोडिंग से, नंबर सीरीज से देखने को मिल रहे हैं बहुत सारे क्वेश्चन, 2 या 3 क्वेश्चन नंबर सीरीज से। और तीसरा टॉपिक आप ध्यान रख सकते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट से देखने को मिल रहे हैं, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, है ना। और देखें और कौन कौन से हो सकते भाई, और आपके जैसे पेपर कटिंग हो गई, पेपर कटिंग से हो गए दोस्तों, ठीक है। तो ये कुछ रीजनिंग के क्वेश्चंस हो गए। अब मैं आपको मैथ्स के भी बता देता हूं, मैथ्स से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम्स में मैथ्स से रिलेटेड। तो आप ध्यान रखेंगे, सबसे पहले प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों, अच्छे खासे 2 से 3। CISI टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, CISI से, है ना, 2 से 3 वहां पर भी देखने को मिल रहे हैं। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन तो मैं करा ही रहा हूं, टाइम और वर्क के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। LCM और HCF भी बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, HCF के, ठीक है। तो ये कुछ मैथ्स के थे और ये कुछ रीजनिंग के थे, जैसे मैंने आपको बताया, ये रीजनिंग के थे और ये जीके जीएस के थे, ठीक है। मैंने तीनों ही बता दिए, ठीक है। तो अब क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अब आप लोग मुझे कमेंट करिए कि आपको इस क्लास के अंदर कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया, कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए कमेंट करिए, ठीक है।
बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर जी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर। ज्वाइन कर लें टेलीग्राम चैनल, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है, क्लास अच्छी लगी तो दोस्तों एक लाइक तो बनता है, जल्दी से क्लास को कर देंगे लाइक और अपने सभी मित्रों में इस क्लास को शेयर करके आएंगे। और चैनल पर भी पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी करेंगे सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करेंगे, ताकि मैं जब भी नई वीडियो को अपलोड करूं तो यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को ही मिले। जो लोग 5, 6 और 7 के जिनके एग्जाम है उनसे ये रिक्वेस्ट है, इस क्लास को जरूर देख के जाइए, आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको किस टॉपिक पर ज्यादा मेहनत करनी है। ठीक है, किस टाइप से क्वेश्चन पूछ रही है एसएससी। हमारा टाइमिंग दोस्तों क्लास का यही रहता है 8 PM। मैं सभी को बताना चाहूंगा क्लास का टाइमिंग यही रहता है 8 PM। सभी मुझसे 8 PM पर जुड़िए और जो भी क्लास आती है उसमें अपना टेस्ट दीजिए। आप लोग कमेंट करिए, करा करें दोस्तों, आपके कमेंट करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है दोस्तों, हर क्लास में आप लोग कमेंट करें क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी आपके डाउट होता है। ठीक है, तो एक बार एग्जाम से पहले ये क्लास जरूर देखकर जाइएगा, आप भी पढ़िए और इस क्लास को जितना हो सके उतना आपके जरूरतमंद दोस्तों को शेयर करिए इस क्लास को। ठीक है, पीडीएफ के लिए तो टेलीग्राम चैनल बता ही दिया। कल मिलेंगे इसी टाइम पर दोस्तों, जुड़ना नहीं भूलेंगे। तब तक के लिए मेरे मित्रों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ध्यान रखना अपना, टेक केयर।